हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिचका या फिर अल्फ़ा क्रॉप के बारे में। तो इससे पहले भी बहुत सी क्रॉप हैं जो हम कवर कर चुके हैं और आप सबको पता होगा। ये फ्री क्लासेस रहती है आपके लिए और इसकी पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दैन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके साथ साथ एक और न्यूज़ है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने 10,000 MCQ यानी कि एग्रीकल्चर से मैं 10,000 MCQ बनाऊँगी जो कि आपकी पूरी एग्रीकल्चर को कवर करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो कल जो डे फर्स्ट की क्लास है आपकी आ चुकी है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। और उसके बाद में आज जो है आपकी क्लास सेकंड की भी पब्लिश हुई है। डेली आपकी ये क्लासेस रहेंगी। दैन सबसे पहले हम बात करते हैं फसलाइड की। तो ये क्या एक चारे वाली फसल है, पशुओं को चारे के रूप में दिया जाता है। आपको पता होगा रिचका, बरसीम, जई ये सब क्या है, चारे वाली फसलें हैं। इनका अदर यूज़ भी होता है लेकिन मेन पर्पस इनका क्या है, किस लिए मतलब इनको ग्रो किया जाता है। तो ये क्या एक फोडर क्रॉप है या फिर क्या है, चारे वाली फसलें हैं। तो सबसे पहला हम बात करें क्या है, रिचका, लूसर्न या फिर अल्फा। तो इसका है वानस्पतिक नाम क्या है, मेडिकेंगो स्टाइवा इसका वानस्पतिक नेम है। इसको इंग्लिश में लिखा है मैंने। कुल कौन से कुल से संबंधित है, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। चाहे लेग्यूमिनेसी दिया हो या फेबेसी, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं उत्पत्ति स्थान की। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया क्या है, इसका जो है उत्पत्ति स्थान है, यानी कि सबसे पहले ही यहाँ पे मिली थी ये जो फसल है आपकी। ये है देखो, रिचका जो है उसका प्लांट इस टाइप का होता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं महत्व यानी इम्पोर्टेंस की। इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। एक तो ये चारे वाली फसल है और इसे क्या है, चारे वाली फसलों की रानी बोला जाता है इसे। विश्व में सबसे पहले रिच की खेती कहाँ पे की गई थी, ईरान के अंदर। ठीक है, ईरान के अंदर की गई थी। जलवायु की अगर हम बात करें तो जैसे आपको पता होगा जितनी भी क्रॉप्स है ना, सबके लिए अलग अलग एक जलवायु की रिक्वायरमेंट रहती है कि इस जलवायु में ये जो पौधा है ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। तो इसके लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। मिनिमम या फिर निम्न तापमान कितना रहना चाहिए, 6.5 डिग्री सेल्सियस ये सहन कर सकती है। ठीक है, इतना टेम्परेचर अगर इतना कम हो जाए तो ये सहन कर सकती है। फिर उसके बाद में ये मृदा यानी कि सोइल कैसी होनी चाहिए जिसमें इसे ग्रो करना है, तो उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए, रिचके के लिए। और मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6.5 से 7.5 होना चाहिए। फिर खेत की तैयारी। हम कोई भी फसल को ग्रो करते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना होता है, खेत की तैयारी करनी होती है, फील्ड को प्रिपेयर करना होता है उस फसल को बोने के लिए। तो एक जुताई करेंगे गहरी मिट्टी पलटे वाले हल से। उसके बाद में प्रत्येक जुताई के बाद में पाटा लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, मिट्टी जो है ना वो क्या होगी, भुरभुरी हो जाएगी और समतल हो जाएगी। ठीक है, उन्नत किस्मों की बात करें तो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, आनंद 2, आनंद 1, सिलेक्शन 1, चेतक और सिरसा 9 और कंपोजिट 5। ये क्या है, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं। बीज दर या फिर बीजोपचार की बात करें यानी कि सीड रेट कितनी रहनी चाहिए और सीड को ट्रीट किससे करेंगे। तो आपको पता है बीज दर क्या होती है, जैसे कि हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है, इसके अंदर हमें क्या है, रिचके को ग्रो करना है, तो इसके लिए हमें कितना बीज चाहिए होगा, जितना बीज चाहिए होगा ना उसे बोलते हैं बीज दर। तो बीज दर कितनी होती है। और आपको पता होगा सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीजोपचार किसे बोलते हैं, कोई भी फसल है ना उसके बीज को बोने से पहले उपचारित किया जाता है ताकि क्या उसमें रोग वगैरह कम लगे, इन्फेक्शन वगैरह का डर जो है वो कम रहे, जिससे कि हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिल सके। तो जो बीज की बात करती हैं तो इसमें बुआई किससे की जाती है, छिटकवा विधि से। छिटकवा विधि से करेंगे तो ये देखो इस टाइप से रहता है, इस टाइप के बर्तन में डाल लिया जाता है बीज को और फिर क्या है, डायरेक्ट छिड़काव किया जाता है हाथों से। तो आपको पता होगा इसमें कोई डिस्टेंसिंग नहीं रहती कि प्लांट इतनी दूरी पे रहेगा। प्लांट जो है वो बिल्कुल पास में लग जाते हैं, जिससे कि क्या होगा, बहुत पास में प्लांट्स जो हैं वो क्या होंगे, ग्रो होंगे। ठीक है, तो इसके बाद में ये क्या है, ये है रिचके के बीज, इस टाइप के होते हैं बीज। तो ये बोल रहा है अगर आप छिटकुआ विधि से करोगे ना तो 20 से 25 kg बीज आपको चाहिए होगा 1 हेक्टेयर के लिए।
और अगर आप नॉर्मली जैसे बुआई करती हैं मशीनरी से तो उसके लिए 15 kg बीज बहुत होगा। और रिचके के बीज के अंदर एक प्रॉब्लम होती है कि अम्रबेल के बीज मिलते हैं। अम्रबेल क्या होता है आपको पता होगा कि अम्रबेल जो है ना वो एक परजीवी खरपतवार है। तो ये क्या होते हैं, इसके बीज मिक्सअप हो जाते हैं रिचके के अंदर। तो इनके बीजों को अगर हमें अलग करना है तो हम क्या करेंगे, 2% नमक का घोल लेंगे। ये कोई बर्तन ले लिया, इसके अंदर हम पानी डालेंगे, 2% नमक का घोल लेंगे, उसके अंदर रिचके के बीजों को डुबो देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, बीज को ट्रीट करेंगे राइजोबियम मेलिलोटाई से, यानी इससे निकालने के बाद, क्योंकि जो अम्रबेल के जो बीज होंगे ना वो तो ऊपर की तरफ आ जाएंगे क्योंकि वो हल्के होते हैं, छोटे होते हैं, और रिचके के बीज है वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। तो रिचके के बीजों को निकाल लेंगे, पहले ऊपर वाले बीजों को साइड में करेंगे, फिर नीचे वाले बीजों को निकाल लेंगे और उनको बीजों को उपचारित करेंगे राइजोबियम मेलिलोटाई से। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से राइजोबियम का यूज़ किया जाता है कौन से कल्चर का रिचके के अंदर। फिर है बुआई का समय, यानी कि किस टाइम बुआई करनी चाहिए, तो अक्टूबर नवंबर के अंदर। और रिचके की बुआई तैयार भूमि में क्यारियाँ बनाकर निश्चित मात्रा में बीज छिड़काव रेक चलाकर मिट्टी में मिला देती हैं, और बीज को 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई के अंदर सोन नहीं करना चाहिए, बुआई नहीं करनी चाहिए, वरना क्या है ये अंकुरित नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद में खाद और उर्वरक यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर कितने देने चाहिए, तो FYM की बात करते हैं 20 टन प्रति हेक्टेयर बुआई से 1 मंथ पहले देते हैं, ठीक है। 20 टन, 1 हेक्टेयर में 20 टन डालेंगे। चारे के लिए 20 kg पर हेक्टेयर डालते हैं, यानी कि हम चारे के लिए अगर फसल ले रही है ना उसमें 20 kg पर हेक्टेयर तो नाइट्रोजन डालेंगे और 30 kg पर हेक्टेयर फास्फोरस डालेंगे। और प्रत्येक कटाई के बाद 15 kg नाइट्रोजन डालेंगे पर हेक्टेयर। यानी कि रिचके की आपको पता है बारी बारी से कटाई की जाती है 2-3 बार पशुओं को चारे के रूप में देने के लिए। तो बोला जैसे ही आपने पहली कटाई कर ली उसके बाद में क्या करेंगे, 15 किलो नाइट्रोजन डाल देंगे 1 हेक्टेयर के अंदर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सिंचाई की। तो इसमें क्या है, 10 से 12 इरिगेशन या सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों में हम 15 से 20 दिन के बाद में क्या करेंगे, सिंचाई, यानी कि 15 से 20 दिन बाद सिंचाई, फिर से 15 से 20 दिन बाद, फिर 15 से 20 दिन बाद, ऐसे सिंचाई करेंगे। अंतरा कृषि के अंदर क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में ये रहता है जैसे हमारी फसल है उसके बीच में वीड वगैरह निकल गए, खरपतवार वगैरह उग गई हैं तो उनको हम अलग करेंगे। तो इसमें आपको पता है अमरबेल इसका मुख्य खरपतवार है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। अमरबेल इसका मुख्य खरपतवार है, इसके नियंत्रण के लिए पेंडीमेथालिन 1 kg पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। कटाई या हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग या फिर कटाई में क्या रहता है कि फर्स्ट कटाई, पहली कटाई कब करेंगे, जैसे हमने जो क्रॉप है उसको सोन कर दिया उसके 60 दिन बाद करनी चाहिए। और सर्दियों में कब करेंगे, 30 दिन के अंतराल पे, और गर्मियों में 20 से 25 दिन के अंतराल पे। यानी पहली कटाई तो 60 दिन बाद करेंगे, सर्दियों में पहली कटाई 60 दिन बाद कर ली, उसके 30 दिन बाद फिर से कटाई, 30 दिन बाद फिर से कटाई। और गर्मियों में पहली कटाई 60 दिन बाद करेंगे, फिर 20 से 25 दिन का गैप, फिर 20 से 25 दिन का गैप, जिससे कि क्या होता है, फुटान होता रहता है। फिर उपज की बात करें तो 7 से 9 कटाई अगर होती है जिस रिचके की वैरायटी की, उससे हम 700 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त कर सकती हैं, हरा चारा हम ले सकती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें एंड लाइक एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।